नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेमी इंपिरिकल मास फॉर्मूला। ओके, बाइंडिंग एनर्जी की सीरीज में। अब आप बोलेंगे कि इसकी ज़रूरत ही क्या है, मतलब हमने बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कर ली, प्रोटॉन्स है हमारे पास, न्यूट्रॉन्स है, और ठीक है, मास ऑफ न्यूक्लियस हमें पता होगा और मास ऑफ एटम हमें पता होगा, तो हम इजीली जो है बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे। हमें सेमी इंपिरिकल मास फॉर्मूला की ज़रूरत क्यों है? तो जिनका मास नंबर एटम्स का ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20 होता है ना, जब हमने ग्राफ देखा था तो आप देखिएगा, तो उनके लिए बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने का जो बेस्ट मेथड है वो होता है सेमी इंपिरिकल मास फॉर्मूला। और ये जो सेमी इंपिरिकल, फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गई, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है फर्स्टली तो। और सेकंड चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि जो सेमी इंपिरिकल मास फॉर्मूला है, इसका आइडिया किस चीज़ पर बेस्ड है। हमने यहाँ पर क्या अज्यूम करके चला जाता है कि न्यूक्लियस को एक लिक्विड ड्रॉप की तरह मान लिया। न्यूक्लियस हमारा स्फेरिकल तो होता ही है, ठीक है, उसको एक लिक्विड ड्रॉप मान लिया, लिक्विड ड्रॉप मॉडल। तो सेमी इंपिरिकल मास फॉर्मूला नोट नंबर 1 तो ये है कि ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20 वालों के लिए सेमी इंपिरिकल मास फॉर्मूला से बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट की जाती है। नोट नंबर 2 क्या है कि किस आइडिया पर बेस्ड है ये? दिस इज बेस्ड ऑन लिक्विड ड्रॉप मॉडल, राइट। जैसे कोई भी लिक्विड ड्रॉप होती है ना, उसी तरह से न्यूक्लियस को अज्यूम कर लिया गया है कि न्यूक्लियस भी कैसा है, लिक्विड ड्रॉप की तरह है। तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल पर ये बेस्ड है। और बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला सेमी इंपिरिकल मास फॉर्मूला से क्या आता है वो हम यहाँ पर शो कर देंगे, और आगे देखेंगे कि उसमें जो टर्म्स हैं उनका सिग्निफिकेंस क्या है, राइट। तो ये हमारे पास जो है बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला है सेमी इंपिरिकल मास फॉर्मूला से। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए और जेड का मीनिंग आप समझते हैं। ए तो मास नंबर है, जेड जो है प्रोटॉन नंबर और एटॉमिक नंबर है। और ये यहाँ पर ए जेड और एन को तो आप जानते ही हैं, ओके। तो ए तो मास नंबर होता है, एन न्यूट्रॉन नंबर होता है और जेड प्रोटॉन नंबर होता है, राइट। नया क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर कि ये ए वी क्या है? सो बेसिकली वी जो है यहाँ पर वॉल्यूम को टर्म करता है, तो ये हमारी वॉल्यूम टर्म हो गई। एस यहाँ पर सरफेस को शो कर रहा है, तो ये हमारी सरफेस टर्म हो गई। सी यहाँ पर कुलम को शो कर रहा है, तो वो कुलम्बिक टर्म हो गई। और ए यहाँ पर एसिमेट्रिक को शो करता है, तो वो एसिमेट्रिक टर्म हो गई। और पी जो है वो पेयरिंग को शो कर रहा है, तो पेयरिंग टर्म हो गई। अब हम इन टर्म्स को सभी को अलग अलग जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि इन टर्म्स का सिग्निफिकेंस क्या है। ओके, वॉल्यूम टर्म। अब आप देखिए, जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है? न्यूक्लियस हमारा कुछ इस तरह का होता है, राइट। स्फेरिकल हम मान के चलते हैं, ओके। इसमें बीच में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो ये हमारा न्यूक्लियस होता है। और इसमें हमने बोला था कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स है वो इसके मेंबर्स होते हैं, जिन्हें हम न्यूक्लियॉन बोलते हैं। अब आप देखिए, जितने ज़्यादा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे इसके अंदर, उतना ही ज़्यादा ये बड़ा होगा, ओके, और उतना ही ज़्यादा इसका वॉल्यूम होगा। तो क्या कहने का मीनिंग है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन कंबाइनली हम क्या बोल सकते हैं, ए जितना ज़्यादा होगा वॉल्यूम उतना ज़्यादा होगा। आप देखिए ना, जितने ज़्यादा ये होंगे उतना ही बड़ा जो है ये स्फेयर बनेगा, राइट। तो उतना ही ये वॉल्यूम घेरेगा। कहने का मीनिंग क्या है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, राइट। ये हमारा कहने का मीनिंग है। अब हर एक जो न्यूक्लियॉन है, प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है, इनकी कुछ बाइंडिंग एनर्जी होती है, जिसके कारण ये इस न्यूक्लियस से बाइंडेड है, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें क्यों है? क्योंकि कुछ बाइंडिंग एनर्जी है जो इन्हें जोड़े रख रही है इस न्यूक्लियस में, राइट। तो वो बाइंडिंग एनर्जी जो है, अब जितने ज्यादा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे उतनी ही ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी, क्योंकि हर एक की अपनी इंडिविजुअल बाइंडिंग एनर्जी होगी। तो कहने का मीनिंग क्या है कि जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? वो भी ए के ही होगी। ए ज्यादा होने का क्या मीनिंग है? न्यूक्लियस के न्यूक्लियॉन मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइनली हम ए बोल रहे हैं। तो जितना ज्यादा ए होगा उतनी ही बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी, राइट। अब यहाँ पर अगर हमें प्रोपोर्शनल को हटाना है तो क्या मेथड है सिंपल सा मैथमेटिक्स का, कि इक्वल्स टू लगाया तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट आ जाएगा, और वो कांस्टेंट है हमारे यहाँ पर फिलहाल ए वी, जो कि वॉल्यूम की टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। अब ये जो चीज़ है वॉल्यूम की टर्म आई, ये क्या रिप्रेजेंट करती है? शॉर्ट रेंज नेचर शो कर रही है स्ट्रॉन्ग फोर्स का।
फोर्स स्ट्रांग है ना, तभी तो ये लिक्विड ड्रॉप की तरह बाइंडेड है। ओके, सो इसका मीनिंग भी हमने समझ लिया कि शॉर्ट रेंज नेचर को शो कर रही है स्ट्रांग फोर्स की। फोर्स इतना स्ट्रांग है तभी तो ये बाइंडेड है इतना, और उतना ही शॉर्ट इसका नेचर है कि आपस में इनके बीच जो रेंज है फोर्स की वो बहुत कम है, तभी तो ये आपस में बाइंडेड है ऑब्वियसली। अब सेकंड टर्म जो है वो सरफेस टर्म देख लेते हैं हम। राइट, सरफेस टर्म। अब देखिए वॉल्यूम टर्म से हमें ये तो पता चल ही गया कि इसका शॉर्ट रेंज नेचर है। अब सरफेस टर्म की बात की जाए, जो ये सरफेस है ना लिक्विड ड्रॉप की, स्फेरिकल मानकर चल रहे हैं, तो इसकी सरफेस पर जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो सिर्फ उन्हीं न्यूक्लियॉन से इंटरेक्ट करते हैं जो इस न्यूक्लियस के अंदर है। ओके, उससे क्या हुआ कि बाइंडिंग एनर्जी जो है वो रिड्यूस हो गई, और वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई, इस सरफेस एरिया की। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही हमारी बाइंडिंग एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि सरफेस वाले न्यूक्लियॉन्स सिर्फ अंदर वाले न्यूक्लियॉन से जो है रिएक्ट करते हैं। ओके, तो बाइंडिंग एनर्जी जो है वो कम हो गई इसे पकड़े रखने के लिए। ओके, तो बाइंडिंग एनर्जी हमारी रिड्यूस हुई, और जितना ज़्यादा उसका सरफेस होगा इस न्यूक्लियस का, तो उतनी ही बाइंडिंग एनर्जी हमारी रिड्यूस होगी। सो बाइंडिंग एनर्जी सरफेस की जो है, हमने सरफेस एरिया लिया है न्यूक्लियर का 4πr², क्योंकि स्फेयर का जो एरिया है वो 4πr² होता है। आर जो है हमने इस न्यूक्लियस की जो है रेडियस मान ली, सिंपल। अब इस वही बात, इसको हमें प्रोपोर्शनल को हटाना है तो हमें इक्वल्स टू बनाना होगा, एक कांस्टेंट आएगा यहाँ पर। उससे पहले जो आर होता है वो हमने मास रेडियस रिलेशन से क्या देखा था कि आर इक्वल्स टू होता है r0 a⁻⅓। इसे यहाँ पर पुट किया जाता है तो जो बाइंडिंग एनर्जी होती है सरफेस की वो आती है 4πr0² a⁻²/3। ओके, इसका स्क्वायर करके देखिएगा आप। और फिर अब इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो इक्वल्स टू लाने के लिए यहाँ पर आएगी एक टर्म, सरफेस टर्म है वो, और क्या आ जाएगी, बाकी टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। यहाँ पर माइनस भी आएगा क्योंकि रिडक्शन की बात हो रही है ना, तो नेगेटिव साइन आएगा। ओके, क्योंकि रिडक्शन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी की बात हो रही है तो यहाँ पर जो है माइनस साइन आएगा। अब यहाँ पर जब हम एस ले रहे हैं, ये जो कांस्टेंट की हम बात कर रहे हैं, तो आप देखिए इस टर्म में 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, और r0 जो है हमें पता होता है ये भी 1.2 फर्मी होता है, ये भी कांस्टेंट ही है। एक जो वेरिएशन करेगा वो करेगा ए, अलग अलग एटम्स के हिसाब से। तो हमने ए एस में इन सबको मर्ज कर दिया जो कॉन्स्टेंट्स थे, और यहाँ पर आ गया AS a⁻²/3 विद द नेगेटिव साइन। ओके, ये हमारी बाइंडिंग एनर्जी हुई सरफेस की, जो इस फॉर्मूला में भी है, एज यू मे सी हियर। ओके, सो आप देख ही सकते हैं, और यहाँ पर हमने जो है रीजन भी लिख दिया, सरफेस न्यूक्लियॉन्स इंटरेक्ट ओनली विद इनसाइड न्यूक्लियॉन्स। सो बाइंडिंग एनर्जी रिड्यूस हो गई, और वो सरफेस ही रहेगी। जितना ज़्यादा सरफेस हो गया, सरफेस एरिया होगा किसी भी न्यूक्लियाई का, उतना ही ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी जो है रिड्यूस होगी। ये हमारी सरफेस टर्म होगी सेकंड। अब हम नेक्स्ट चलेंगे, ये जो कूलॉम टर्म है इसके ऊपर। अब हमने फर्स्टली ये तो नोटिस किया कि हमारी सरफेस टर्म में बाइंडिंग एनर्जी रिड्यूस हो रही है सरफेस टर्म के कारण, बट कूलॉम टर्म के कारण भी जो बाइंडिंग एनर्जी रिड्यूस ही होती है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो बाइंडिंग एनर्जी है ना वो मेनली ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग फोर्स, हमने यहाँ बोला ना शॉर्ट रेंज नेचर स्ट्रॉन्ग फोर्स का, उसके कारण होती है। लेकिन जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं न्यूक्लियस में। यहाँ देखिए जो हमारा न्यूक्लियस है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होते हैं, इनके पास कोई चार्ज नहीं होता, बट प्रोटॉन के पास तो पॉजिटिव चार्ज है ना, तो न्यूक्लियस के अंदर तो सारा पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, तो आपस में रिपेल करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव डिस्ट्रैक्ट करते हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव होता तो अट्रैक्ट करते हैं। तो पॉजिटिव पॉजिटिव जो है एक दूसरे को दूर भेजेंगे, तू मेरे जैसा है तू मेरे पास मत आ, इस टाइप का। तो उस कारण से भी जो है रिपल्शन के कारण कूलम एनर्जी जो है वो रिड्यूस होगी। और उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, स्फेरिकल में। स्फेयर के केस में कूलम टर्म जो किस तरह से रिप्रेजेंट होती है। ओके, सो बाइंडिंग एनर्जी कूलम की आएगी -3/5 kq²/r। स्फेयर के केस में ये वाली वैल्यू होती है। ओके, अब आप देखिए यहाँ पर कांस्टेंट क्या क्या है, के की वैल्यू तो फिक्स होगी। क्या होती है के की वैल्यू? 1/4πε0। ये जो चीज़ है ना, आपको लग रहा होगा कहाँ से आ गई थी, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से उठ के आती है ये। और के की जो वैल्यू है स्फेयर के केस में आती है ये, और के की जो वैल्यू है वो 1/4πε0, दिस इज अ कांस्टेंट। ओके, जिसकी वैल्यू समथिंग 9 × 10⁹ यूनिट जो भी होती है इसकी। और फिर आर
इक्वल्स टू आर नॉट ए की पावर 1/3, हमारे पास है ही फॉर्मूला मास रेडियस रिलेशन से, इन सबको हम यहाँ पर पुट करेंगे और यहाँ पर क्यू स्क्वायर है। इसकी अगर हम बात करें तो कुलम जो रिपल्शन होगा, चार्ज क्या होगा, या तो z होगा प्रोटॉन का या z-1 होगा, खुद से ही तो रिपेल करेगा नहीं वो, या तो z होगा या z-1 होगा। ओके, या फिर z+1 और z लीजिए, मैक्सिमम हम z मानकर चल रहे हैं तो z और z-1 हम लेकर चलेंगे चार्ज जिनके बीच में रिपल्शन हो रहा है। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट की हमने, 3/5 माइनस 3/5 म्यू क्यू आ गया, k जो है 1/4πε0, क्यू स्क्वायर क्या होगा, z-1 ई स्क्वायर, ऑब्वियसली z तो कोई चार्ज है नहीं, z ई होता है तो z ई मल्टीप्लाइड बाई z-1 ई, सो दिस इज क्यू स्क्वायर। और फिर r जो है r0 a की पावर 1/3 हमने पुट किया। अब यहाँ पर कांस्टेंट देखिए आप, 3/5 ये भी कांस्टेंट है, दिस टर्म इज ऑल्सो कांस्टेंट, ई स्क्वायर जो है वो भी एक कांस्टेंट ही होता है, ई की वैल्यू जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होती है चार्ज की वैल्यू, और आर नॉट दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट, 1.2 फर्मी होता है ना, हमने पहले भी जाना था। और बचा क्या जो वेरी करेगा वो होगा ए, मास नंबर अलग अलग एटम के हिसाब से। तो यहाँ पर नीचे वो टर्म आ गई हमारे पास। तो देखने में क्या आया कि जो बाइंडिंग एनर्जी होगी कुलम की वो डिपेंड करेगी जेड और ए पर। ओके, ये टर्म आपको याद रखनी होगी। और ए सी हमारे पास में क्या हो गया यहाँ पर, दिस इज 3/5 k ई स्क्वायर अपॉन आर नॉट। अब देखिए यहाँ पर हमने 3 टर्म्स तो पढ़ ली, अब आप बोलेंगे एसिमेट्रिक टर्म क्या है। तो हुआ क्या कि जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल है वो, वैसे तो ये बात लास्ट में बतानी चाहिए बट मैं आपको अभी बता देती हूँ कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल जो है उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, उसकी कुछ खामियां थी, जिसके कारण बाद में ये पता चला कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल भी जो पूरा सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। ओके, हमारे इस केस में जो हम कर रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी में, तो क्या आया कि हमें 2 और वैल्यूज टर्म्स जो है वो इंट्रोड्यूस करनी पड़ रही है। एसिमेट्रिक टर्म, जैसे आपने देखा था ना कि क्वाड्रुपल मूवमेंट में हमने देखा था कि अपनी शेप से, स्फेरिकल टर्म से जो न्यूक्लियस है वो एग्जिट कर जाता है, प्रोलेट हो जाता है या ऑब्लेट हो जाता है, तो समहाउ उसके कारण ये एसिमेट्रिक टर्म आई होगी, क्योंकि लिक्विड ड्रॉप मॉडल की कुछ खामियां आ गई हैं। ओके, तो ये टर्म आपको याद रखनी पड़ेगी। ओके, एसिमेट्रिक के केस में किस तरह से बाइंडिंग एनर्जी डिपेंड कर रही है, माइनस में आएगी। ओके, एसिमेट्रिक है, और a -2z का होल स्क्वायर अपॉन ए और z का ये रिलेशन आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम चल रहे हैं पेयरिंग टर्म पर। ओके, पेयरिंग का मीनिंग तो आप जानते हैं ना, पेयर बना लेना आपस में। तो एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड आउट किया गया कि जैसे न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, ये पेयरिंग ही तो कर रहे हैं ना। तो एक्सपेरिमेंटली हमारे पास क्या आया कि अगर 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है तो वो आपस में पेयरिंग स्ट्रॉन्ग करते हैं। ओके, और अगर एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन हुआ तो वहां पेयरिंग वीक होगी। ओके, सो क्या केस बनता है। ओके, और फिर आप बोलेंगे कि क्या हो अगर प्रोटॉन इवन हो और न्यूट्रॉन ऑड हो। राइट, यहाँ पर तो क्या है, दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों इवन है, और यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ऑड है। तो दोनों इवन है तब वो बाइंड स्ट्रांगली कर रहे हैं। बट क्या हो अगर प्रोटॉन 2 हो, न्यूट्रॉन 1 हो, या फिर एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हो, तो उस केस में जो बाइंडिंग एनर्जी पेयरिंग की है वो 0 ही हो जाती है। ओके, तो बाइंडिंग एनर्जी, दिस इज नॉट प्रोटॉन, दिस इज पेयरिंग। ओके, यहाँ पर पेयरिंग की बात है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों इवन है, जैसे 2 और 2 हुए तब बाइंडिंग एनर्जी पेयरिंग की पॉजिटिव होगी। क्या हो अगर दोनों ही ऑड है, जैसे 1 और 1 है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ऑड हुए तो बाइंडिंग एनर्जी पेयर की नेगेटिव होगी। थर्ड केस क्या था हमारे पास कि अगर एक इवन और दूसरा ऑड हो, प्रोटॉन इवन न्यूट्रॉन ऑड, या फिर न्यूट्रॉन इवन और प्रोटॉन ऑड हुआ, तो बाइंडिंग एनर्जी पेयर की 0 ही हो जाएगी। ओके, तो ये सब तो कंडीशंस आपको याद रखनी है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर्स को लेकर के, और ये ध्यान रखना है कि ये ए पर किस तरह से डिपेंड कर रही है, बाइंडिंग एनर्जी पेयर की किस तरह से प्रोपोर्शनल है, ए की पावर 3/4 की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और ए पे फिर यहाँ पर एक कांस्टेंट आया जिससे इक्वल की टर्म आई। राइट, तो हम क्या सीखने आए थे, सेमी इंपिरिकल कंप्लीट मास फॉर्मूला, उसकी जो टर्म्स है उसको हमने डिस्कस किया और यहाँ पर हर एक टर्म को ऐड करके लिख दिया। अभी जो कांस्टेंट्स है ए वी ए एस ए सी ए और ए पी, आप बोलेंगे ये कांस्टेंट्स है तो इनकी कुछ वैल्यू भी होती होगी जो कांस्टेंट है, मतलब एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, तो वो वैल्यूज़ क्या है,
ओके, सो दीज आर द कांस्टेंट वैल्यूज। अब आप, और बाइंडिंग एनर्जी फॉर्म में, इसलिए इनमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रही है। अब आप बोलेंगे कि दिस इज़ सो डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर दीज टर्म्स, तो एक बार में कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिस से सब हो जाएगा। उसके अलावा आप ये याद रख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वैल्यू जो है वो असिमेट्रिक टर्म की है, उसके बाद में वॉल्यूम टर्म आ रही है, नहीं सॉरी, सरफेस टर्म आ रही है, उसके बाद में वॉल्यूम टर्म आ रही है, और फिर पेयरिंग आ रही है, और फिर जो है हमारे पास में कूलम्ब टर्म सबसे कम है। ओके, ये रिपल्शन जो है वो सबसे कम है, क्योंकि रिपल्शन ज़्यादा होता तो एक्सपेंड हो जाता न्यूक्लियस, और फिर वो शॉर्ट रेंज नहीं होती ना। तो आप समझिए, यहाँ से हमें समझ में आ रहा है किस तरह से ये वैल्यूज़ जो है वो कम और ज़्यादा है, तो उसका भी एक सिग्निफिकेंस है कंपैरिजन में। ओके, तो हम ग्राफ देख लेते हैं किस तरह से इन टर्म्स का ग्राफ आता है, जिसके बेसिस पर बाइंडिंग एनर्जी का कंप्लीट ग्राफ बाद में बना। और ये जो सिग्निफिकेंस है ना आपस में, ये आप समझ सकते हैं कि कौन सी टर्म स्ट्रॉन्ग है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टर्म जो है वो एसिमेट्रिकल है, उसके बाद में सरफेस टर्म स्ट्रॉन्ग है। तो वो सरफेस टर्म के बारे में हमने बात की थी कि वो अपने अंदर के न्यूक्लियॉन से जो इंटरेक्ट कर रहा है। फिर वॉल्यूम टर्म है, फिर पेयरिंग की है, और फिर सबसे कम जो है वो कुलम्बिक है। सो दिस ग्राफ इज़ फॉर रेफरेंस। जो हमने बाइंडिंग एनर्जी, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी और ए के बीच में ग्राफ पहले डिस्कस किया था, तो वो कुछ इस तरह से था। यहाँ पर मैजिक नंबर्स थे, ओके, 4 के मल्टीपल्स में थे, और फिर मैक्सिमम वैल्यू जो थी वो आयरन के लिए थी 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन। ओके, तो ये नेट बाइंडिंग एनर्जी अपॉन न्यूक्लियॉन का एक बेसिक ग्राफ है। आप इसे स्टैंडर्ड मत समझिए, ये जो किसी भी तरह से अगर ख़राब बना है तो। और यहाँ पर आप देखिए फिर वैल्यू जो है वो लास्ट में कम हो जाती है इसकी, तो 0 हमने जो है इस रेफरेंस पॉइंट को मान लिया यहाँ पर। ओके ओके, अब हमारी वॉल्यूम टर्म जो थी वो क्या थी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी ए के। ओके, और पॉजिटिव भी है, ये भी बात नोटिस कीजिए। तो ग्राफ कैसा आएगा, तो ये हमारी वॉल्यूम टर्म होगी, ये पॉजिटिव साइड पे आप देखिए 0 से ऊपर है और 8.5 से भी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है ये। अब इसके बाद में जो सरफेस टर्म है वो कैसे आएगी। अब यहाँ पर देखिए सरफेस टर्म जो है वो नेगेटिव है। ओके, तो किस तरह से डिक्रीज होगी। पहली बात तो नेगेटिव है तो 0 से नीचे बनेगा ग्राफ, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के, तो बढ़ता हुआ सा बनेगा कुछ इस तरह से। 0 से नीचे इसलिए नेगेटिव रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है, और बढ़ता हुआ बन रहा है। कूलम टर्म देखिए नेगेटिव में है, लेकिन ए जो है अपॉन में है। नेगेटिव है तो 0 से नीचे बनेगा, और ए में है, ए जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ जो है घटता हुआ सा बनेगा। राइट, एसिमेट्रिक टर्म के साथ भी यही है, नेगेटिव है तो 0 से नीचे बनेगा, और अपॉन में भी इन्वर्सली भी प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्टली में भी कुछ आ रहा है a-2z ऊपर। तो ग्राफ किस तरह से बनेगा, ये लाइन होगी जो सरफेस टर्म से तो ऊपर ही होगी, ठीक है, ये वाली लाइन होगी एसिमेट्रिक टर्म की। राइट, ये आपको ध्यान रखना है, और कूलम टर्म से भी ऊपर होगी, सरफेस टर्म से भी ऊपर होगी। और जो पेयरिंग टर्म है उसमें जो है केसेस हैं कि एपी नेगेटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा। ओके, बोथ इवन है तब पॉजिटिव है, ऑड है तब नेगेटिव है, तो इसलिए हम ग्राफ में शो नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा ग्राफ आया था ना, ये इन सब का एक एवरेज ग्राफ है, जो जितनी भी टर्म्स है वॉल्यूम, सरफेस, कूलम और एसिमेट्रिक। सो दिस इज ए कंक्लूडिंग ग्राफ फॉर ए इज ग्रेटर देन 20 के लिए अच्छा परफॉर्म करता है। अब बाइंडिंग एनर्जी का हमारा फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन का मास मल्टीप्लाई किया नंबर से और माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। अब यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी हमने सेमी इंपिरिकल मास फॉर्मूला से कैलकुलेट की, उसे हम पुट करेंगे और मास ऑफ न्यूक्लियस निकाल सकते हैं। ओके ओके, तो बाइंडिंग एनर्जी का सेमी इंपिरिकल मास फॉर्मूला हमारी ये है, और मास ऑफ न्यूक्लियस में ये वाली टर्म तो एज इट इज़ रहेगी, और बाइंडिंग एनर्जी हम ये वाली पुट कर देंगे। सो ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पर पुट कर दी, आप देख सकते हैं ए वी ए ये पॉजिटिव होता है, बट यहाँ पर माइनस है बाइंडिंग एनर्जी के पहले, तो ये नेगेटिव हो गया, और जो नेगेटिव थे वो पॉजिटिव हो गए हैं। ओके, तीनों टर्म्स यहाँ से समझिए, सिंपल हमने बस बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू पुट की है। सो सेमी इंपिरिकल मास फॉर्मूला से आपने समझा कि किस तरह से टर्म्स होती हैं और किस तरह से बाइंडिंग एनर्जी का हमारा ग्राफ आता है। आई होप इट हेल्प्स, एंड कीप लर्निंग।